ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है आज का। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि संपादकीय पाठ एडिटोरियल को जरूर पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए काफ़ी मदद यहाँ से मिल जाती है आपको। और एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। बिखराव के कगार पर INDIA। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना था जिसका नाम था इंडिया, और जिसमें से आप देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां छोड़कर जा रही हैं, NDA के साथ गठबंधन कर ले रही हैं। और एक बात आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखिए, NDA में भारतीय जनता पार्टी मुख्य दल है, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर NDA कहते हैं। यूपीए था, यूपीए में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी एक तरह से अभी की, और उस समय सहयोगी दलों को मिलाकर यूपीए हुआ करता था। अब इंडिया इसी तरह का बना था, और जब इंडिया बन रहा था उस समय भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी के अपने अपने क्या है, ख्वाब हैं, सपने हैं। और आप देखिए सबकी अपनी अपनी लड़ाई भी है। जैसे आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच चल रही है, पंजाब में भी आम आदमी कांग्रेस के बीच चल रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के बीच चल रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच चल रही है। तो ये गठबंधन बड़ा बेमेल लग रहा था। और देश में मजबूत विकल्प की आस जगाने वाले विपक्षी गठबंधन के इतने जल्दी बिखराव के लिए कांग्रेस ही अधिक जिम्मेदार दिख रही है। तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अगर ये गठबंधन रहता और चुनाव लड़ता एक होकर, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होता, लेकिन ये बिखर गया तो ये क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा इससे। और लोकसभा की बात करें तो आप देखिए 543 है लोकसभा में सीटें, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। रोजगार बाजार में नई संभावनाएं। हाल में रोजगार मेले के तहत भर्ती किए गए 1 लाख से अधिक कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा राजस्थान सरकार ने पिछले 10 साल में पूर्ववर्ती सापरक सरकार की तुलना में युवाओं को 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां दी हैं। सापरक के कार्यकाल में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 10 साल में 2,56,405 नियुक्तियां हुई थी, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आप देखिए 5,11,775 नियुक्तियां हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए क्षेत्रों में अवसर खुले हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर घटी है। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.5% रह गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में रोजगार के मौकों में कमी के बीच भी भारत में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और डिजिटल इकोनॉमी के तहत भी आर्थिक गतिविधियां निरंतर विस्तार पा रही हैं। कई क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के ऐसे नए नए मौके बड़े हैं जिनकी पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार देश में पंजीकृत कंपनियों की संख्या जनवरी में रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए 1.5 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान नई कंपनियों के पंजीकरण में 18% की वृद्धि हुई है। आसानी से उपलब्ध कर्ज कारोबारी सुगमता के चलते इसमें तेजी आई है, और डिजिटल कौशल और आप देखिए तेज आर्थिक विकास के कारण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है, और इनमें बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। और देश की नई प्रतिभाशाली पीढ़ी के बल पर भारत स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस जैसी विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्यवान देश के रूप में स्थापित हो रहा है। स्पष्ट है कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया के अनेक विकसित और विकासशील देशों में कार्यशील युवाओं की कमी का संकट है, तब भारत अपनी कुशल युवा आबादी के साथ रोजगार बाजार में नई संभावनाओं वाले देश के रूप में उभरा है। भारत की करीब 50% जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है, और वहीं आप देखिए 25.4 करोड़ आबादी 15 से
वर्ष आयु वर्ग की है। भारत की 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी कि युवा आबादी है। और इस समय जहां भारत विश्व की नई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है, वहीं भारतीय कंपनियों द्वारा समय पर दी जा रही गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग कारोबार इकाइयों का भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल सरकार ने 1 लाख भारतीय युवाओं को अपने यहाँ नौकरी के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है, और इसी तरह ताइवान ने भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी देने की पहल की है। दरअसल ताइवान में रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षित युवाओं की भारी कमी हो गई है। विनिर्माण, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामगारों की जरूरत है, तो कई प्रमुख देशों को अपने यहाँ नहीं मिल रहे हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कामगारों, डॉक्टरों और छात्रों ने ब्रिटेन की वीजा सूची में अपनी बढ़त बनाए रखी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के बीच भारतीयों के लिए स्किल्ड वर्कर्स वीजा में करीब 63% की बढ़ोतरी हुई है। अगले कुछ वर्षों तक ब्रिटेन में स्किल्ड वर्कर्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। श्रमिकों की आवाजाही को लेकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 13 देशों के साथ समझौता हो चुका है। इनमें से अधिकांश देश आबादी के बूढ़े होने की समस्या से कौशल प्रशिक्षित नई कामकाजी पीढ़ी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। भारत की संभावनाओं और तेजी से बढ़ती आर्थिकी के महत्व को समझते हुए विश्व भर के उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों के कदम भी भारत की ओर बढ़ रहे हैं। नेस्कॉम के पूर्व चेयरमैन सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि देश की विकास गाथा में शामिल होने के लिए अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया भर से भारतीय उद्यमी वापस अपनी मातृभूमि की ओर लौट रहे हैं, और ये अपनी पूंजी और विदेशों में अर्जित कौशल से रोजगार के नए मौके भी निर्मित कर रहे हैं। वैसे भी रोजगार की नई संभावनाओं के मद्देनजर नई शिक्षा नीति से युवा आबादी को नई आर्थिक संभावनाओं के हिसाब से ढाला जाना भी जरूरी है। नई पीढ़ी को कंप्यूटर आईटी दक्षता, कोडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशंस स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डाटा साइंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से भी लैस करना होगा। और अब आप देखेंगे, अब देश में स्किल इंडिया डिजिटल से कौशल शिक्षा और उद्यमशीलता के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का पूरा लाभ लेते हुए नई पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक रोजगार अवसर निर्मित करने होंगे। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के माध्यम से युवाओं को आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण से लैस करने की राह पर आगे बढ़ने का लक्ष्य तय किया गया, और हम उम्मीद करें कि बदलते आर्थिक दौर में भारत की नई पीढ़ी अपने डिजिटल कौशल और अपने प्रतिभा से रोजगार और स्वरोजगार के बढ़ते हुए मौकों को बनाते हुए आगामी 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक उसे विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। जयंती लाल भंडारी इनका नाम है, जिन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। साधना की शक्ति, तो अज्ञानवश हम कामनाओं की डाल पर बैठने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अपनी उड़ने की शक्ति को भी भुला बैठे। अतृप्त कामनाओं की फुनगियों पर बैठे बैठे हम विस्मत हो गया है, और कि ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, और जिनकी मदद से हम कामनाओं के मकड़ जाल से मुक्ति पा सकते हैं। और जल में आप देखिए पड़े रहने से चंदन की दिव्य सुगंध के ऊपर दुर्गंध का लेप चढ़ जाता है, लेकिन जब उसे घिसा जाता है तब मूल रूप से विद्यमान उसकी द्रव्य सुगंध प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार मनोकल्पित अपार भीषण आकांक्षाओं की धूल ने आत्मा से परमात्मा की दिव्य सुगंध को ढक दिया है, किंतु जैसे ही ज्ञान के संघर्षण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब चंदन की सुगंध की भांति हमारा आत्मा भी दिव्य सुगंध से सुवासित हो जाएगा। और हम सभी आत्म तत्व हैं, लेकिन शरीर के साथ तादात्म्य रखने के कारण इस समय हमारे व्यक्तित्व से विषय का सार की दुर्गंध बाहर आ रही है। इस कारण प्रेम, दया और करुणा के निवास के लिए हृदय में स्थान संकुचित होता जा रहा है। अब इसे यदि अपने मूल स्थिति में वापस लाना है तो स्वयं को ध्यान साधना में प्रज्ञान द्वारा परिष्कृत करना पड़ेगा। सतत साधना से अज्ञानजन विकारों के बादल छटे जाते हैं और निज स्वरूप के सूर्य का प्रकाश आलोकित हो जाता है। यह दिव्य आलोक अर्थात ईश्वरीय तत्व हमें कहीं बाहर से कोई नहीं देता है, अपितु साधना उपासना के द्वारा ही हमारी अंतर चेतना को ढांकने वाली कामनाएं एवं विकार दूर होते ही प्राप्त हो जाता है। बस हमें अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाना है। याद रहे कि आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। स्वयं को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो हमें ऊपर उठा सके। आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण त्रिलोक में ऐसी
कोई हस्ती नहीं जो हमें मलिन कर सके। उपनिषदों का तो उद्घोष है, तत्त्वमसि अर्थात वह ब्रह्मा तुम ही हो। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। कांग्रेस की बीमारी, चलिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, राजनीति पर लिखे गए हों। विलंबित न्याय, यह संयोग है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बहुचर्चित बेहमई कांड में उसी दिन निर्णय आया जिस दिन यह लोमहर्षक घटना हुई थी, लेकिन इस मामले में पीड़ितों को न्याय पाने में 43 साल लग गए। किसी भी प्रकरण में यदि न्याय मिलने में इतना समय लगे तो उसकी प्रासंगिकता क्षीण होने लगती है। वर्ष 1981 में 14 फरवरी को हुए बेहमई कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना में 10वीं सुंदरी भोलन देवी ने गांव के लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था, जिसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने बड़े प्रकरण में न्याय मिलने तक 2 पीढ़ियां गुजर गईं। घटना के समय साक्षी रहे जो लोग युवा थे अब वे बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि घटना में आरोपित बनाए गए 36 लोगों में से फूलन देवी समेत 33 की मौत हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कराने वाले और गवाहों में भी कई की मौत हो चुकी है। और इस कांड में अदालत का निर्णय आया जरूर, लेकिन यह सवाल भी खड़ा है कि आखिर न्याय में 43 साल की प्रतीक्षा क्यों। न्यायिक क्षेत्र में एक सूत्र वाक्य कहा जाता है, न्याय में विलंब न्याय से वंचित करना है, और इसलिए मुकदमों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसके लिए अभियोजन को तो अपना तंत्र दुरुस्त करना ही होगा, अदालतों को भी सक्रियता दिखानी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही लगभग 10 लाख मुकदमे विचाराधीन हैं, और इनमें ऐसे मुकदमों की संख्या भी बहुत अधिक है जो कई वर्षों से चले आ रहे हैं। सत्र न्यायालय में भी लाखों मुकदमे लंबित हैं। उन कारणों को चिन्हित किया जाए जो मुकदमों के निस्तारण में बाधक बनते हैं। बेंच और बार दोनों के लिए यह विचारणीय विषय है। दोनों के समन्वय से ही इसका निदान निकल सकता है। पुलिस को भी अपनी जांच प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय तय करना होगा। ऐसा करके ही न्याय के प्रति न्याय किया जा सकता है। देख सकते हैं, इसीलिए तो न्याय प्रक्रिया पर हमारे यहाँ सवाल उठते हैं। सिकुड़ रहा है चांद। नासा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा की स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस सेंटर के वरिष्ठ विज्ञानी थॉमस आर वाटर्स और उनके साथियों द्वारा प्रकाशित एक नए शोध पत्र से यह पता चला है कि चंद्रमा के लगातार सिकुड़ने की वजह से इसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की सतह पर उल्लेखनीय प्रकृति आ गई है। द प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध पत्र से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि जैसे पृथ्वी पर अर्थ क्विक भूकंप और मंगल पर मार्स क्विक आते हैं, वैसे ही चंद्रमा पर भी मून क्विक चंद्रकंप आते हैं। ये चंद्रकंप भविष्य में हमारे चंद्र अन्वेषण प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शोधकर्ताओं ने चंद्रकंप के अधिकांश मामले नासा के प्रस्तावित आर्टेमिस 3 मिशन की लैंडिंग वाली जगह पर ही दर्ज किए हैं। यह लैंडिंग 2026 में होने की उम्मीद है। ऐसे में नासा को चंद्रमा पर मनुष्य को दोबारा उतारने के अपने सपने को साकार करने के लिए चंद्रकंप को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका अध्ययन चिंता बढ़ाने के लिए नहीं, ना ही उनका प्रयास चंद्र अन्वेषण को हतोत्साहित करना है, लेकिन यह जानना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि चंद्रमा भूगर्भीय दृष्टि से बिल्कुल भी शांत जगह नहीं है। पिछली सदी के 7वें-8वें दशक के अपोलो अभियानों के दौरान चंद्रमा की सतह पर रखे गए सिस्मोमीटर के टेरा और नासा के टोही किंतमुगुरै लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की खींची गई 12,000 से अधिक चित्रों का उपयोग करते हुए विज्ञानियों ने चंद्रमा के उन क्षेत्रों का पता लगाया जहां पर चंद्रकंप आ रहे हैं, और चंद्रकंप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इलाकों को अच्छे से झटके दे रहे हैं, चंद्रमा को सिकुड़ रहे हैं। कुछ लाख वर्षों में यह 150 फीट से ज़्यादा सिकुड़ चुका है। सिकुड़न की यह दर अभी भी कायम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा अपने निर्माण के शुरुआती दौर में अत्यधिक गर्म है। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ है, सिकुड़ता गया। आकलन है कि चंद्रमा का व्यास 200 मीटर तक घटा है। चंद्रमा का औसत व्यास 3,474 किलोमीटर बताया जाता है। हालिया अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा के ठंडे होने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिससे सतह पर दबाव पड़ रहा है और जिससे दरारें पैदा हो रही हैं। इस कारण चंद्रमा की सतह छुहारे या किशमिश की तरह छुरीदार हो रही है, जिससे चंद्रकंप आते हैं। हालांकि अभी तक विज्ञानी चांद के ठंडे होने के सही कारण को बता पाने में असमर्थ रहे, पर सिकुड़ने की घटना चंद्रमा के ठंडे होने की प्रक्रिया को साबित करती है। भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए इस खोज को उपयोगी माना जा रहा है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, ये आप लोगों को नीचे लिखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और अगर हम लोग नासा की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा आप लोग।
और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है ना वहाँ मिल जाएगी आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते जोखिम से सतर्कता, ये आपका एडिटोरियल क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। तो बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर बढ़ती चुनौतियों के बीच एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें एक नया तत्व जुड़ गया है। यही कारण है कि आरबीआई द्वारा भी समय समय पर इस बारे में लोगों को सतर्क किया जाता है। वस्तुतः अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए बैंक अपने कामकाज के पुराने तरीकों को छोड़ चुका है और बैंकों ने जरूरत के अनुसार पारंपरिक बैंकिंग से आंशिक कंप्यूटरीकरण, पूर्ण कंप्यूटरीकरण, कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि नए स्वरूपों को समय समय पर अपनाया है। अब स्वयं को प्रासंगिक रखने के लिए बैंकों ने कृत्रिम मेघा को अपनाया है। कभी बैंक से पैसे निकालने के लिए ग्राहकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था। एक छोटे से काम को करवाने में भी ग्राहक का पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। परंतु अब बैंकिंग कामकाज के तरीकों में आमूल परिवर्तन आ गया है। ग्राहकों के लिए अब वित्तीय जीवन सहज व सरस बन गया है। बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहक को किसी बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटाइजेशन के बाद बैंकिंग प्रणाली एक मोबाइल में सिमट कर रह गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्राहक कभी भी कहीं से भी बैंकिंग लेनदेन कर सकता है। हालांकि आप देखेंगे सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों का भी विस्तार हुआ है। पारंपरिक चुनौतियों जैसे गैर निष्पादित आस्ती, एनपीए की वसूली, ऋण वितरण व जमा वृद्धि आदि आज भी विद्यमान है। परंतु इसके साथ ही कई नई चुनौतियां जैसे साइबर ठगी, शुल्क व कमीशन आधारित कारोबार को बढ़ाना आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिनटेक कंपनियों ने बैंकों के सामने नए प्रतिद्वंदी खड़े किए हैं। आज ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि उत्पादों को नकद बेचने के साथ साथ लोन पर भी बेच रहे हैं। ओला व ओवर जैसी किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रही हैं ताकि विलंब से भुगतान करने पर उन्हें अतिरिक्त कमाई हो। लिहाजा ऐसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बैंकों को नए ऐप्स विकसित किए हैं और जिनके आप देखिए जरिए भी ग्राहक को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की वित्तीय एवं वित्त से जुड़ी अन्य सुविधाएं मसलन कृषि ऋण, पर्सनल लोन, कृषि मंडी की जानकारी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, म्यूचुअल फंड आदि ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। और आप देखिए कृत्रिम मेधा में कई उप तकनीकें समाहित हैं जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ध्वनि प्रसंस्करण, रोबोटिक्स आदि, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा एनालिसिस के साथ मिलकर यह हजारों लोगों के काम को स्वचालित तरीके से कुछ सेकंडों में पूरा कर सकता है। और इसमें अंतर्निहित गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल बैंकिंग क्षेत्र में कारोबार के नए अवसरों को तलाशने, कर्ज लेने वाले सुपात्र हैं या नहीं की जाँच करने, संभावित जालसाजी से सतर्क रहने, निवेश सही फंड में किया गया है या नहीं का पता लगाने, उत्पाद बाजार में लोकप्रिय होगा या नहीं का पता करने, ग्राहक की पहचान को प्रमाणित करने, धन शोधन को रोकने, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर उत्पादों की सतर्कता के बारे में भविष्यवाणी करने, कामकाज की अवधि को कम करने, ग्राहकों की जरूरतों को समझने, काम की लागत को कम करने, कारोबार का विस्तार करने वाले उपायों की पहचान करने, जोखिम को कम करने आदि में किया जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार कृत्रिम मेधा से 90% अग्र और मध्य पंक्ति के बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा सकता है और जिससे बैंकों को अरबों खरबों रुपए का लाभ हो सकता है। और वैश्विक कंपनी एक्सचेंजर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कृत्रिम मेधा से $1 लाख करोड़ का फायदा होगा। वैसे फायदे के साथ साथ कृत्रिम मेधा के नुकसान भी हैं, जैसे इसकी मदद से जालसाज बैंककर्मी की आवाज़ निकालकर या फिर ग्राहक की आवाज़ निकालकर धोखाधड़ी का अंजाम दे सकता है। कृत्रिम मेधा की सहायता से वीडियो कॉल के जरिए भी बैंककर्मी को या ग्राहक को धोखा दिया जा सकता है। साइबर ठग आजकल कृत्रिम मेधा का सहारा लेकर ग्राहक के रिश्तेदार या फिर दोस्त बनकर वॉइस या फिर वीडियो कॉल करते हैं। पीड़ित को लगता है कि उसके परिचित या रिश्तेदार का फ़ोन है। वह धोखे में आकर वांछित जानकारी साइबर ठग को दे देता है और इस तरह की आप देखिए धोखाधड़ी को मूर्त रूप देने के लिए साइबर ठग संभावित पीड़ित के नंबर पर फ़ोन करके उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। तदुपरांत इंटरनेट मीडिया से उसका फोटो लेकर कृत्रिम मेधा की मदद से वीडियो बना लेता है। फिर पीड़ित को आप देखिए फ़ोन पर कहता है कि वह मुसीबत में है तथा उसे मदद की ज़रूरत है। चूँकि संभावित पीड़ित को लगता है कि फ़ोन पर आवाज़ या वीडियो कॉल पर बात करने वाला व्यक्ति उसका परिचित या रिश्तेदार है, इसके लिए वह धोखे में आ जाता है। एआई के माध्यम से ठगी, तो कृत्रिम मेधा के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी नई तरह की ठगी है। इस तरह की से धोखाधड़ी करने वालों को समुचित सजा देने के प्रावधान अभी कानून में नहीं है, इसलिए इस आलोक में कानून को नई तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है। साथ ही बैंक कर्मियों को इस तरह की ठगी से निपटने के लिए प्रशिक्षित
करने की भी आवश्यकता है ताकि वे समय रहते कीमती मेधा से की जाने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगा सके। वैसे कीमती मेधा के जरिए की जा रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक के पास कोई तकनीक या उपाय नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इसलिए साइबर ठगों द्वारा किए गए वीडियो कॉल के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनके परिचित का होंठ हिल रहा है या नहीं। साथ ही अनजान नंबर वाले कॉल को नहीं उठाएं। अगर उठाते भी हैं तो उसी परिचित के नंबर पर कॉल करके कंफर्म करें। आदि ठगी से बचने के लिए सबसे असरदार हथियार सतर्कता है। सावधान रहें, उचित रहें और बेशक कीमती मेधा के कुछ खतरे भी हैं, लेकिन इसमें होने वाले फायदों की संख्या खतरों से अधिक है। इसलिए इसके इस्तेमाल में परहेज करने की जगह इससे की जाने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की जरूरत है। जोखिम प्रबंधन से मजबूत होंगे बैंक। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कुछ बैंकों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कारोबारी मॉडल की व्यवहारिकता, व्यक्तिगत ऋणों में अत्यधिक वृद्धि, बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को दिए जा रहे कर्ज में ज़्यादा वृद्धि आदि से सतर्क रहें। बैंकिंग कारोबार का मूल सिद्धांत है कि एक क्षेत्र में ज़्यादा लोन नहीं दिया जाए, इसलिए बैंकों को ऋण सोच समझ कर देना चाहिए। साथ ही एनबीएफसी को ऋण देने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्व में आप देखिए एनबीएफसी कंपनी IL&FS और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डूब चुकी है। विविध देनदारों के भुगतान में चूक, ज्यादा मूल्य वाले चेकों का बाउंस होना, ऋणी के यहाँ आयकर, जीएसटी आदि का छापा पड़ना, परियोजनाओं में बार बार बदलाव, स्टॉक कम या ज़्यादा बीमा कराना, स्वामित्व का विवाद, बकाया ऋण राशि की अदायगी के लिए अन्य बैंकों से कर्ज लेना, बिलों का बार बार अतिदेय होना, ऋणी द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण से बचने की कोशिश करना, बकाया के भुगतान में देरी, बार बार बैंक गारंटी का उपयोग करना, उधार ली गई राशि से दूसरी कंपनी खोलना, प्रबंधन में बार बार बदलाव, कार्यशील पूंजी उधार में उल्लेखनीय वृद्धि, स्थावर संपत्ति में वृद्धि, खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाना, बिक्री से मिलने वाली राशि को बैंक के माध्यम से ना भेजना, दूसरे कारोबारियों को आरटीजीएस से बड़ा भुगतान करना, उधार खातों में बड़ी नकदी निकासी, मूल बिलों को पेश नहीं करना आदि ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर बैंक कर्मियों को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली के डिजिटल होने से ऑनलाइन एवं कार्ड्स के जरिए धोखाधड़ी करने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। खातों के पासवर्ड, खाता संख्या आदि आसानी से हैकर हैक कर लेते हैं और ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि धोखाधड़ी को होने नहीं दिया जाए या फिर उसकी तीव्रता को कम किया जाए। इस संबंध में केंद्रीय बैंक द्वारा जोखिम की सूचनाओं का समेकन, निगरानी, बैंकों से उसे साझा करने, धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग, स्टाफ की जवाबदेही तय करने, समय सीमा के अंदर धोखाधड़ी के मामलों का निष्पादन आदि के जरिए जोखिम को खत्म या उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। बैंक कर्मचारियों को यदि किसी खाते में कोई गतिविधि संदेहास्पद लगती है तो वे बैंक की मुखबिर नीति के तहत उचित प्राधिकार को सूचित करें। ऐसे कर्मचारी को बैंक के मुखबिर नीति के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि बेवजह मामले में फंसने के डर से संबंधित कर्मचारी ना तो डरे और ना ही हिचकिचाए। लेखा परीक्षण के दौरान परीक्षक के सामने ऐसे मामले आ सकते हैं और जिनमें आप देखते हैं उन्हें धोखाधड़ी का अंदेशा हो। धोखाधड़ी का पता चलते ही बैंकों को तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करानी हो चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के दौर में एक केंद्रीय डाटाबेस बनाने की जरूरत है ताकि कर्ज देने वाले बैंक पहले ही रिपोर्ट के आधार पर समुचित निर्णय ले सकें और इस तरह के डेटाबेस को तैयार करने में से बैंकों को नए बैंकिंग संबंध बनाने, ऋण सुविधाएं प्रदान करने या खाते के परिचालन में हो रही परेशानियों को डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी से हल करने में मदद मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस तरह के आर्टिकल पर? बताइए, आपकी राय जरूर बताया करिएगा। मायने रखती आदर्श व्यवस्था, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। लोकतंत्र की खूबसूरती या राजनीतिक व्यवहार, ये लालू प्रसाद या नीतीश कुमार मिल रहे हैं बिहार में। कुटुंब प्रबोधन की महत्ता, ये आज जब देश विकसित भारत एवं विश्व गुरु के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है तब भारत भाव से अनुप्राणित व्यक्ति को उसका आधार बनेगा जिसकी निर्मित कुटुंब प्रबोधन से ही सही है। चलिए पढ़ सकते हैं ये भी आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी है। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग आगे बढ़िए और ईमानदारी से तैयारी करिए।